तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है मुद्रा की आपूर्ति। अंग्रेजी में जिसके कहते हैं मनी सप्लाई। आप ही सोचते होंगे मुद्रा की आपूर्ति ये कैसा टॉपिक है, इसके अंदर क्या होता है। सीधी बात है, रिजर्व बैंक के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जिसमें एक बड़ा कार्य होता है मुद्रा का निर्माण करना, अर्थात नोट छापना, सिक्कों का निर्माण करना, सिक्के ढालना। और सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, फिर इनको जारी करना। तो जब रिजर्व बैंक क्या करता है, इनको जारी करता है तो बैंकों के माध्यम से उनको जारी करवाता है। तो फिर वह बैंकों के पास से लेता है, बैंकों से देता है। तो ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे मुद्रा की आपूर्ति की जाती है, तो आज के लेक्चर में हम इन बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें मुद्रा की आपूर्ति अर्थात मनी सप्लाई की। तो मुद्रा की आपूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक के माध्यम से की जाती है। तो मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कैसे करता है, बैंक के माध्यम से करता है। बैंक में दो प्रकार की जमाएं स्वीकार की जाती है। बैंक में क्या होती है, दो प्रकार की जमाएं स्वीकार की जाती है। एक तो हमारी मांग जमा होती है और एक होती है हमारी अवधि जमा। क्या होती है, एक तो हमारी मांग जमा होती है और एक क्या होती है, अवधि जमा। जो हमारी मांग जमा किसे कहते हैं, मांग जमा के तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। अर्थात मांग का मतलब है जब मांगे तब बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। अर्थात हमारा पैसा जमा है बैंक के अंदर और हमारी इच्छा हो तो रात को 12 बजे, हमारी इच्छा हो तो दिन में 10 बार, जब हम मांगे हमें हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार के दो प्रकार के खाते होते हैं। एक तो बचत खाता, ये हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं, बचत खाते व्यक्तिगत लोगों के। दूसरा होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की बात करें तो हमारी जितनी फर्म होती है, कंपनियां होती हैं, तो उनके जो खाते होते हैं उन्हें चालू खाता या फिर करंट अकाउंट कहा जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं मांग जमा के तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं, एक तो बचत खाता और एक चालू खाता। तो दोनों में कुछ अंतर होते हैं। बैंक बचत खाते में तो क्या ब्याज दर कम मिलती है और चालू खाते में तो ब्याज दर मिलती ही नहीं है, लेकिन कुछ फैसिलिटी होती है कि दिन के अंदर आप बहुत बार लेन देन कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा अवधि जमा। अवधि जमा के तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे एक सावधि जमा और एक होता है आवर्ती जमा। सावधिक जमा का मतलब होता है एफडी, अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट। अर्थात एक निश्चित समय के लिए आप पैसा जमा कराइए और उतने समय बाद आके आप हमसे ब्याज सहित पैसा ले जाइए। तो इससे तो हम क्या कहते हैं, एफडी कहते हैं। दूसरा आरडी होता है। आरडी में क्या है, आप टुकड़ों में पैसा जमा कराइए, क्या टुकड़ों में पैसा जमा कराइए और एक निश्चित समय बाद आके अपने पैसे ले जाइए, जिसे हम आरडी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने जब बैंकों में जो जमाएं होती हैं उनके प्रकार देख लिए। आगे हम बात करेंगे मुद्रा समुच्चय की। किसकी, मुद्रा समुच्चय की बात करेंगे। तो मुद्रा समुच्चय क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो पुराने समुच्चय और एक जो हमारे नए समुच्चय। पुराने समुच्चय का मतलब होता है जो पहले के टाइम पे चलते थे, जो क्या है पहले के टाइम पे चलते थे। और अब हम बात करेंगे जो अब चलते हैं तथा नए समुच्चय। तो पहले क्या चलते थे, जिनको ओल्ड एग्रीगेट्स कहते थे, नए समुच्चय जिन्हें न्यू एग्रीगेट्स कहते हैं। पुराने समुच्चय का प्रयोग 1977 से 1998 के बीच में किया गया था। अर्थात 1977 से 1998 के बीच में पुराने समुच्चय का उपयोग करते थे। हम ही बात कर रहे हैं जैसे बैंक होते हैं जहाँ पे जनता का पैसा जमा होता है, तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पैसा जमा होता है और उनका उपयोग किस तरह से करते हैं। अब पुराने समुच्चय हैं उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते थे। क्या होते थे, कुछ पैरामीटर्स होते थे जिनको नाम दिया जाता था क्या, M0, M1, M2, M3, M4। तो ये मनी होते थे एक तरह का, ठीक है, मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4, मनी 0। तो इस तरह के एग्रीगेट्स दिए जाते थे इसके अंदर। लेकिन पुराने समय की बात करें तो उनका अनुक्रम था। पुराने समुच्चय की बात करें तो सबसे पहला समुच्चय आता है M1। M1 किसे कहते हैं, M1 का मतलब जनता के पास जो नगद होता है, अर्थात जनता अपनी जेब के अंदर जो पैसा रखती है नगद। दूसरा बैंकों के पास मांग जमा है, अर्थात जो आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का सारा पैसा। और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं होती है। तो ये तीनों पैसा मिलाकर के क्या बनता है, M1। क्या, M1। और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं की बात करते हैं, इसमें सरकारी जमाएं, अन्य देशों की केंद्रीय बैंकों की जमाएं, IMF की जमाएं, ये सारे पैसे शामिल होते हैं। तो आप याद रखेंगे M1 समुच्चय के अंदर तीन चीजें शामिल होती है, जनता के पास नकद, बैंकों के पास मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो आप ये सोच सकते हैं सबसे बड़ी मुद्रा यही होती है।
कौन सी, M1 वाली। फिर आती है M2 हमारे, क्या आती है M2। M2 का मतलब हमारे M1, और M1 में क्या जोड़ना है हमें, डाकघर के अंदर जो हमारी मांग जमाई होती है, डाकघर के अंदर भी बैंक खुलते हैं, अब तो पोस्टल पेमेंट बैंक भी आ गए हैं। तो पहले हमारे डाकघर के अंदर पैसा जमा होता था, चाहते तो उनके अंदर जो मांग जमा होती थी, इनको M1 के अंदर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा M2 आ जाएगा। फिर बात करते हैं M3 की। तो M3 की बात करें तो M3 में M1 और बैंकों के पास जो हमारी अवधि जमा है, अर्थात हमारे जो FD और RD है, M1 में हम यदि FD और RD पैसों को जोड़ दें तो हमारा M3 समुच्चय या एग्रीगेट आ जाता है। फिर M4 की बात करें तो M4 किसे कहते हैं, M3 के अंदर हम डाकघर की जमा, अर्थात हमने सारी जमाओं को जोड़ दिया इसके अंदर, M3 और डाकघर की जमाओं दोनों को जोड़ेंगे, मतलब हमने सारी जमाओं को जोड़ दिया, M1 को जोड़ दिया, M2 को जोड़ दिया, M3, तीनों को जोड़ के M4 आता है। फिर अगला एग्रीगेट आता है हमारा M0। क्या आता है, M0। M0 का मतलब होता है जनता के पास नकद, RBI के पास अन्य जमाएं, RBI के पास बैंकों की नकद जमाएं अर्थात CRR। इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो क्या निकल के एग्रीगेट आता है, M0। तो इस तरह हमने सारे के सारे समुच्चयों के बारे में देख लिया। फिर बात करें कुछ शॉर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले M0 आता है। M0 को हाई पावर मनी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्न में से हाई पावर मनी कौन सी है, तो आपको बताना M0 को। ये पहले के टाइम की बात है, जब 1977 से के आसपास की टाइम की बात है, जब ये चलती थी, तब M0 क्या बोलते थे, हाई पावर मनी कहते थे। क्यों, क्योंकि M0 क्या है, सबसे अधिक तरल होता है। क्या होता है, सबसे अधिक तरल होता है। M0 को मौद्रिक आधार भी कहते हैं। M0 क्या बोलते हैं, मौद्रिक आधार कहते हैं। जब भी रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक को तरलता की गणना करनी होती है, जब भी रिजर्व बैंक को तरलता की गणना करनी होती है, तब रिजर्व बैंक M0 की गणना करता है। अर्थात कभी रिजर्व बैंक ये चेक करे कि मार्केट के अंदर या सरकार के पास कितना पैसा है, तो वह किसकी गणना करता है, वह M0 की गणना करता है। यदि M0 बढ़ रहा है इसका मतलब बाजार में तरलता ज्यादा है, और M0 घट रहा है इसका मतलब बाजार में तरलता कम है। तो आप ये याद रखेंगे। फिर आता है M1 और M2। क्या M1 और M2 की बात करें तो M1 और M2 को क्या बोलते हैं, नैरो मनी कहते हैं। M1 और M2 को क्या बोलते हैं, नैरो मनी कहते हैं। क्यों, क्योंकि M1 और M2 का ऋण निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है। M1 और M2 का क्या है, ऋण निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, अर्थात योगदान तो होता होगा लेकिन न के बराबर कोई योगदान होता है, इसलिए इसको नैरो मनी कहते हैं। और नैरो मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा कभी भी इसको मांग लिया जाता है। जनता आज जमा कराएगी, सुबह जमा कराएगी, शाम को मांग सकती है, तो उस पैसे को कैसे लोन में दिया जा सकता है। फिर आता है हमारा M3 M4। इसको कहा जाता है ब्रॉड मनी। क्या, इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। क्यों, क्योंकि M3 M4 का उपयोग किस में करते हैं, ऋण निर्माण में, अर्थात इस पैसे को आप लोन में दे सकते हो। क्योंकि जो आपकी FD और RD का पैसा होता है, वो एक निश्चित समय के बाद ही कोई व्यक्ति मांगता है, तो उतने समय के लिए बैंक क्या है, उसको लोन में दे सकता है। फिर एक आता मनी मल्टीप्लेटर है, ठीक है, मल्टीप्लायर अर्थात मुद्रा गुणांक। मुद्रा गुणांक किसे कहते हैं, यदि M3 में M0 का भाग लगा दिया जाए तो हमारा मुद्रा गुणांक निकल के आता है। तो आप ये सूत्र याद रखना, एक परीक्षा थी जिसमें पूछा गया था मुद्रा गुणांक का सूत्र क्या है, तो M3 में M0 का भाग लगाते हैं तो मुद्रा गुणांक आ जाता है। तो बात करें मुद्रा गुणांक की, तो मुद्रा गुणांक और नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR, इनमें क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है। मुद्रा गुणांक और जो हमारा CRR है, तो इन दोनों में क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है। और नकारात्मक संबंध का मतलब क्या है कि CRR बढ़ेगा तो मुद्रा गुणांक कम होने लगेगा, CRR बढ़ेगा तो मुद्रा गुणांक क्या होता है, कम होने लगता है। फिर बात करें डिजिटल भुगतान से क्या मुद्रा गुणांक बढ़ता है। डिजिटल भुगतान से क्या होता है, मुद्रा गुणांक बढ़ता है। क्यों, क्योंकि डिजिटल भुगतान में लोगों के द्वारा बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। डिजिटल भुगतान में क्या है, लोगों के द्वारा बैंकिंग सुविधाएं होती है, वो जनता बढ़ बढ़ के आगे काम में लेती है। तो हमने ये तो पुराने समुच्चय के बारे में बात कर ली थी। अब बात करेंगे नए समुच्चय अर्थात न्यू एग्रीगेट्स है, उनके बारे में बात करें। न्यू एग्रीगेट्स में क्या है, N अक्षर आगे आ जाता है। क्या है, सबके आगे N अक्षर आ गया। जैसे पहला एग्रीगेट है हमारा NM1। NM1 किसे कहते हैं, जनता के पास जो नगद है, बैंकों के पास मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं हैं, इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो हमारे NM1 आता है। क्या आता है, NM1 आता है, अर्थात कैश विद पब्लिक।
क्या था, कैश विद पब्लिक, फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, फिर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इससे हमारे क्या निकल के आता है, NM1 आता है। तो हमारा पहला समुच्चय कौन सा, NM1। फिर आता है हमारा NM2। क्या था, कौन सा समुच्चय आता है, NM2। NM2 की बात करें, NM1 में निवासियों की जो अल्पकालिक जमाएं हैं, क्या, निवासियों की जो अल्पकालिक जमाएं हैं, बैंकों के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है किसमें, NM1 में। तो हमारे क्या आता है, NM2 निकल के आता है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आप इनको लाइटली न ले और इनको लिख लिख कर याद करें। अर्थात NM2 में क्या, NM1 और शॉर्ट टर्म के जो डिपॉजिट है, जो हमारे निवासी रेजिडेंट्स के, उनमें उनको जोड़ते हैं, और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है, अर्थात जो जमा कराए गए प्रमाण पत्र है ना, उनको जोड़ देते हैं, तो हमारा NM2 आता है। फिर बात करें NM3 की, तो NM3 कैसे आता है, NM2 में क्या कहते हैं, निवासियों के जो दीर्घकालिक जमा है, अर्थात जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, अर्थात जो आवधिक जमा है, उनको और बैंक के द्वारा लिए गए जो दीर्घकालिक ऋण है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो NM3 आता है। फिर L1 की बात करें, L1 क्या मतलब, NM3 और डाकघर के जो जमा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो L1 आएगा। L2 की बात करें तो L1 और पुनर्वित्त संस्थाओं की जो जमाएं होती हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो L2 आ जाएगा। और L3 का मतलब L2 और जो हमारे NBFC की जमाएं हैं, अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनकी जो जमाएं हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या आता है, L3 आता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्या है, एक चीज जानने के प्रयास किया, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति। इसके बारे में जानने की प्रयास किया, मनी सप्लाई के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।